नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए बाल विकास के 70 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए दोस्तों, एग्जाम का टाइम है। एग्जाम टाइम पर आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। 70 प्रश्न यहाँ पर मिलेगा, पूरा प्रश्न आपको ध्यान से देखना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा क्या कर सकता है? भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, या एक मूल भाषाई भाषज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, या धीमा प्रशिक्षु बन सकता है, या एक वयस्क वक्ता बन सकता है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, जीवन की शुरुआत अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो बच्चा मूल भाषाई निवासी की भांति प्रवीणता प्राप्त कर सकता है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मूल भाषाई निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर में कितना प्रतिशत वृद्धि होता है? आपको बताना है। 50 से 1000% तक, या 2 से 10% तक, या 20 से 50 तक, या 50 से 5% तक। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, 2 से लेकर के 3 वर्ष की आयु के मध्य किसी बच्चे की भाषा का जो शब्द भंडार होता है वह लगभग 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्रतिवर्ष 2 से 10% शब्द बढ़ते रहते हैं। कितना बढ़ता है? 2 से 10% तक शब्द प्रतिवर्ष बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मानव मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। तीव्र गति कब होती है? बाल अवस्था में, किशोरावस्था में, शैशव काल में, यौवन अवस्था में। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, मनुष्य के विकास की सबसे तीव्र गति किशोरावस्था में होती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों तीव्र विकास के कारण बालक जो होता है वह सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है किशोरावस्था में और तनाव में रहता है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, किशोरावस्था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास कैसे होता है? सिर से पांव की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, या पांव से सिर की ओर, या दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, सिफेलोकॉर्डल सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर का विकास जो होता है वह सिर से पांव की ओर होता है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ध्यान से आप लोग सभी प्रश्नों को देखते चलिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगला प्रश्न है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावस्था, शैशव अवस्था, प्रसव पूर्व काल, वयस्कता। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, इसकी अवधि क्या होती है? 280 दिन होती है, या फिर 9 महीने 10 दिन के लगभग होती है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, क्या कहलाता है? आपको बताना है। संवेदी मोटर अवस्था, संचालन पूर्व अवस्था, साकार अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, पियाजे ने मानव के संज्ञानात्मक विकास को 4 स्तरों में बांटा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने स्तरों में? 4 स्तरों में। प्रथम स्तर है दोस्तों संवेदी गामक अवस्था, या इसे हम संवेदी मोटर अवस्था भी कहते हैं, और इसका समय क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष होता है। ठीक है, तो इसमें जो है बालक क्या करता है? अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल करने लगता है। तो यहाँ पर आपका संवेदी मोटर अवस्था बिल्कुल सही है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किसने किया था? आइसेंक ने, एलपोर्ट ने, हार्टमैन रोरसा ने, जीन पियाजे ने। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का आविष्कार हार्टमैन रोरसा के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह परीक्षण दोस्तों व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक विधि है। चलिए अगला है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बताना है। जीन पियाजे, बिने, हावर्ड गार्डनर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? बहुबुद्धि का सिद्धांत दोस्तों हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों बुद्धि के विकास के लिए अनेक तत्व उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि परिवेश होता है, शिक्षा होता है, बुद्धि का स्तर होता है, ठीक है, आनुवंशिकता भी होता है, ये सभी होते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन
सही है। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, हार्वर्ड गार्डनर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों जीन पियाजे। अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता को बुद्धि के साथ जोड़ने का प्रयास किसने किया था? जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? आपको बताना है। व्यवहारिकता का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे और इनके सिद्धांत को दोस्तों व्यवहारिक सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहारिकता का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। यह किसके अंतर्गत आता है? सिमेंटिक, व्याकरण, ध्वनि उच्चारण विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ध्वनि उच्चारण विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि की गति एवं उनकी संरचना के संदर्भ में भाषा का अध्ययन किया जाता है। इसलिए आपका यहाँ पर ध्वनि उच्चारण विज्ञान बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा आनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और किसी भी ग्रंथ के द्वारा दोस्तों इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है, ठीक है, यह स्वनियंत्रित होती है। इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबद्ध नहीं है? आपको यह बताना है। भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है, यह तो सही है दोस्तों। क्या सही नहीं है? आपको यह बताना है। भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है या शुरुआत बाह्य काल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है? भावनाएं शारीरिक विकास से असंबद्ध होती हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, भावनात्मक विकास मानव के जन्म से नहीं प्रारंभ होता है, ठीक है। यह विकास दोस्तों मानव के सामाजिक परिवेश और लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के बाद भावनात्मक विकास होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, शारीरिक विकास का संबंध भावनात्मक विकास से नहीं होता है। इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है, यह सही नहीं है, यही आपको बताना था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है, निर्भर किस पर करता है? आपको बताना है। उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, या उपरोक्त सभी पर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, शिशु का सामाजिक विकास का निर्धारण उसका लोगों के साथ अंतर्क्रिया तथा उसके पारिवारिक स्नेह द्वारा होता है। साथ ही दोस्तों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता का भी शिशु के सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, कब से किया जाता है? गर्भकाल में, या जन्म से, या जीवन पर्यंत, या किशोरावस्था में? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन दोस्तों जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? आपको बताना है। चेतना का, विकास का, विवृद्धि का, या संशोधन का? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, मस्तकाधोमुखी एवं निकटता से दूर का क्रम जो होता है यह संशोधन क्रिया का अंग होता है। किसका होता है? संशोधन क्रिया का। इस क्रिया में दोस्तों संशोधन द्वारा समस्या को हल किया जाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? XX, XP, XY, या CX? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? लड़का के पैदा होने के लिए दोस्तों उत्तरदायी क्रोमोसोम्स XY होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। XY क्रोमोसोम्स दोस्तों ये पुरुषों में पाए जाते हैं और XX क्रोमोसोम जो होते हैं ये महिलाओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है? वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार, या पशु? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, वे सभी तत्व जिनसे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं वे सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसमें दोस्तों सभी तत्व जैसे जैव और अजैव दोनों सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। प्राकृतिक पर्यावरण में जैव और अजैव दोनों सम्मिलित रहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास, तत्परता, खेल, या प्रभाव? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है?
देखिए दोस्तों, सीखने के कुल 3 मुख्य नियम है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है और प्रभाव का नियम है। लेकिन खेल का नियम नहीं दिया है दोस्तों, यह गलत है और यही आपको बताना है कि कौन सा नियम सीखने के नियम में नहीं आता है, तो खेल नहीं आता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सम्मिलित नहीं है। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। कौन सी अवस्था है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, शैशवावस्था मानव विकास की पहली अवस्था होती है। ठीक है, यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। पहली अवस्था दोस्तों शैशवावस्था होती है। दूसरी अवस्था क्या होती है? बाल्यावस्था। और तीसरी अवस्था होती है किशोरावस्था। और चौथी अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? आपको बताना है। शैशवावस्था, गर्भकालीन अवस्था, बचपनावस्था या इनमें से कोई नहीं? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बचपना अवस्था में पड़ती है, या इसे हम बाल्यावस्था भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में या 5 भागों में? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहली अवस्था है दोस्तों संवेदी गामक अवस्था, जिसका समय जन्म से 2 वर्ष है। ठीक है, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 2 से 7 वर्ष होता है। और तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 7 से 11 वर्ष होता है। और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 11 से 15 वर्ष होता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है। किसका अनुकरण करता है? व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, स्वर व व्यंजन वर्णों का या शब्दों का? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, शिशु को शुरू में अक्षर का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, वह उसी बात का अनुकरण करने की कोशिश करता है जिसे वह सुनता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों शिशु जो है सबसे पहले शब्दों को सुनता है, इसलिए वह शब्दों का अनुकरण करता है। इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन सही है। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? गल ग्रंथि को, उपगल ग्रंथि को, उपवृक्क ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। दोस्तों यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इसको ध्यान रखिएगा। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होता है? आपको बताना है। परिवार, समाज, गांव या विद्यालय? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। और प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है। तो यहां पर दोस्तों ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से या इनमें से सभी से? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? सामाजिक विकास को दोस्तों यहां पर सभी प्रभावित करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बालक का सामाजिक विकास दोस्तों सामाजिक आर्थिक स्तर भी प्रभावित करता है, विद्यालय से भी प्रभावित होता है, परिवार से भी प्रभावित होता है। ठीक है, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान होती है। कैसे होती है? पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से या नवीन परिणाम से? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? सृजनात्मक दोस्तों क्या है? देखिए, सृजनात्मकता शब्द सृजन शब्द से बना है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस शब्द से बना है? सृजन से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों नई वस्तु एवं नए सिद्धांतों की खोज करना, इसका अर्थ होता है। तो इस प्रकार दोस्तों नवीन परिणामों से ही सृजनात्मकता की पहचान होती है, इसलिए आपका यहां पर नवीन परिणामों से बिल्कुल सही हो जाएगा, यहां पर डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार विश्लेषण? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, निरीक्षण प्रक्रिया में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों की जांच अध्ययन करता है। ठीक है, तो निरीक्षण में दोस्तों स्वयं का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। स्वयं का मूल्यांकन अगर किया जाएगा तो वह पक्षपातपूर्ण बोला जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है, दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न है, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, व्यापक शब्द में संपूर्ण तथ्यों का समावेशन होता है। ठीक है, और जिसमें जो है संज्ञानात्मक तथ्य और उनके सहायक सहसंज्ञानात्मक तथ्य दोनों आते हैं। तो यहां पर आपका संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है।
ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है आपको बताना है। शारीरिक निःशक्त के लिए, दृष्टिबाधित के लिए, वाचन बाधित के लिए, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, ब्रेल लिपि का प्रयोग जो है दृष्टिबाधित के लिए किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, इस तकनीक का निर्माण कब किया गया था? 1821 में किया गया था ब्रेल लिपि का निर्माण, इसको ध्यान रखिएगा। और किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है, ये जो है फ्रांसीसी शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे लुई ब्रेल, इन्होंने दोस्तों 1821 में ब्रेल लिपि का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह किसने कहा है? गैसल ने, गाल्टन ने, टर्मन ने, डॉक्टर माथुर ने। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, यह कथन है टर्मन का। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, टर्मन ने कहा है दोस्तों, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल से, अभिक्षमता से, अभिवृत्ति से, या बुद्धि से? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, मनुष्य का जो व्यवहार होता है वह मुख्यतः बुद्धि से प्रेरित होता है, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से आप लोग देखते चलिए। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण, ग्राह्यता, प्रदाता, या संचारकर्ता? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। और ग्राह्यता, प्रदाता, यहाँ पर जो लिखा है ग्राह्यता, प्रदाता और संचारकर्ता, ये दोस्तों सभी संप्रेषण प्रक्रिया के घटक होते हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, संप्रेषण। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, या इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। जहां दोस्तों शिक्षा का संबंध अध्ययन अध्यापन से होता है, वहीं मनोविज्ञान का संबंध किससे होता है? व्यवहार से होता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन कर अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाना। यहां पर आपका क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। डी ऑप्शन आपका सही है। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु यहाँ पर कितना है? 15 वर्ष है, 15 लिखेंगे, और वास्तविक आयु कितना है? 12 है, 12 लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे, किससे कटेगा? 4 से आप लोग काटिए, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 4 25 हम में 100 हो जाएगा। उसके बाद 3 से 15 कटेगा, 3 पचे 15, और 25 का 5 में गुणा, 25 पंचे 125 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, प्रकृतिवादी रूसो थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब वह छात्र केंद्रित हो। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही है। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, क्या मदद करता है? बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ, इनमें से सभी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बच्चों का लोकतंत्रीकरण होना प्राथमिक शिक्षा का मुख्य घटक होता है। ठीक है, इससे दोस्तों बच्चे स्वतंत्र होकर अपने कार्य एवं व्यवहार को संचालित कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? बच्चे का लोकतंत्रीकरण, यह जो है प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? दंड देना, फटकारना, प्रशंसा, या मारना पीटना? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? छात्र को प्रेरित करने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है उनकी प्रशंसा करना। ठीक है, प्रशंसा करेंगे तो छात्र इससे प्रेरित होते हैं। अगला प्रश्न है, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस समय की उत्पत्ति होती है? आपको बताना है। क्रोध, भय, अनुराग, आक्रामकता? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार क्या कहलाता है? वात्सल्य कहलाता है, या इसे हम अनुराग भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनुराग बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, या 34 माह, या 51 माह? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं वह प्रायः 34 माह में बोलना सीख जाते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते चलिए। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले,
उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले या कड़ा अनुशासन हो। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिलता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का या अधिगम अंतरण का। देखिए दोस्तों, विद्यार्थी द्वारा शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करना क्या कहलाता है? प्रेक्षण अधिगम कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए आपको बताना है। सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए या समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए या सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए या शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उसके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह क्या इंगित करता है? कि वह बच्चे का शुभचिंतक है या उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, बच्चों की छोटी छोटी गलती पर अध्यापक द्वारा क्रोध प्रकट करना यह दर्शाता है कि अध्यापक की संवेदनात्मक स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, तो यह संवेदनात्मक स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एक दस्तावेज है जिसका निर्माण दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे एनसीईआरटी कहते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये भारत में दोस्तों विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को एक दिशा निर्देश देता है और आवश्यक जो है संस्तुतियां भी प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। किस ओर संकेत करती हैं आपको बताना है। वे कैसे सीखते हैं? शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर संकेत करती हैं या यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर या सीखने की अनुपस्थिति की ओर। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, प्रायः शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां होती हैं वह इस ओर संकेत करती हैं कि वे कैसे सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें। बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर। देखिए दोस्तों, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास तभी कर सकता है जब वह नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन कब होना चाहिए? सप्ताह में एक बार होना चाहिए या प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए या अलग से संचालित करना चाहिए या अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में कम से कम एक बार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, लिखना अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है और यह सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण माना जाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? कक्षा 4 का एक बच्चा यदि चिंतित और कुंठित रहता है दोस्तों तो आप क्या करेंगे? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा? देखिए दोस्तों, बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु यहाँ पर 12 है, 12 लिखेंगे। वास्तविक आयु क्या है या शारीरिक आयु, वास्तविक आयु एक ही है, 10 है, 10 नीचे लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे। ठीक है, 10 से 100 में भाग करेंगे, 10 दहम्मा 100 हो जाएगा और 12 का 10 में गुणा कर लेंगे, 12 दहम्मा 120 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से आप लोग देखते चलिए। समेकित शिक्षा इंगित करती है, क्या इंगित करती है? सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने समेकित शिक्षा की संस्तुति की है। ठीक है, क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत दोस्तों बताया गया है कि अलग अलग बुद्धि लब्धि वाले बालक का एक साथ एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करेंगे। इससे दोस्तों उनमें क्या होगा? सहयोगात्मक और समायोजन की क्षमता का विकास होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, यह जो है समेकित शिक्षा की ओर इंगित करता है। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, लैंगिक पूर्वाग्रह। देखिए दोस्तों, किसी भी कार्यक्रम में विशेष लिंगी के पक्ष में अपनी गतिविधियां या कार्य करना क्या कहलाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है आपको बताना है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। दोस्तों देखिए, विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक होती है। ठीक है, इसमें दोस्तों बालक के संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है और वैयक्तिक विभिन्नता के कारण यह विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से होता है। इसलिए आपका यहाँ पर विकास की दर समान नहीं होती है, यह बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? शिक्षण विधि बदल दे, या दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, या कक्षा से चला जाए, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? विद्यार्थी द्वारा दोस्तों पाठ में रुचि ना लेना, यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि शिक्षक दोस्तों पढ़ाते समय अपने कौशलों का सही उपयोग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में दोस्तों शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि को बदल देना चाहिए। ठीक है, यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, किसमें आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र में, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक है, तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता इसलिए करता है क्योंकि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित किया जा सके। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति, बालक का लालन पालन। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? विद्यार्थियों द्वारा सीखने के लिए दोस्तों अपनाए गए तरीकों के कारण अलग अलग विद्यार्थियों में अलग अलग शैलियों में अंतर हो जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो आप लोग बताइए किस क्रम में होना चाहिए? देखिए दोस्तों, क्रम याद रखिएगा। पहले सुनने का काम होता है, उसके बाद क्या होता है? बोलने का काम, फिर पढ़ने का काम और फिर लिखने का काम। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तिगत परिणाम है, किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों,
मानव के व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वह व्यक्ति के आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का क्या होता है, परिणाम होता है। ठीक है, और इसी आधार पर दोस्तों वैयक्तिक भिन्नता का भी निर्धारण होता है। तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है मानव व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं या मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं या पढ़कर शीघ्र सीखते हैं या लिखकर शीघ्र सीखते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, देखिए दोस्तों कक्षा 1 और 2 स्तर के जो बच्चे होते हैं वह एक ही आयु वर्ग में होते हैं, अर्थात 2 से 7 वर्ष की आयु में ही होते हैं। ठीक है, और इस आयु वर्ग में दोस्तों बच्चे अपने मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आपका सही जवाब है दोस्तों शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है, ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, देखिए दोस्तों शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है, आपको बताना है। शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। देखिए दोस्तों प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रमुख गुण होता है धैर्य एवं लगन का होना। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, आपको बताना है। मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय। देखिए दोस्तों नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु जो है वह सबसे अच्छा होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, देखिए दोस्तों जीन पियाजे के प्रथम चरण है संवेदनात्मक चरण या संवेदी गामक अवस्था जिसे कहते हैं। इसका समय क्या होता है, 0 से 2 वर्ष होता है और इस अवस्था में दोस्तों बालक जो होता है वह वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की या नियंत्रणकर्ता की। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, देखिए दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की होनी चाहिए। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पर पूरा 70 प्रश्न कंप्लीट हो गया। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो से दोस्तों आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। एग्जाम में दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।